आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली कन्वर्स कवर करेंगे 5 जुलाई का, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम नेशनल अफेयर्स के ऊपर पहले बढ़ते हैं। तो नेशनल अफेयर्स में दो तरह के यूनियन गवर्नमेंट के सिर्फ न्यूज आ रहे हैं, हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। पहला न्यूज क्या है? पहला न्यूज है कि यूनियन कैबिनेट ने जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025 का, उसका अप्रूवल दे दिया है। और इसका अगर दूसरा नाम जाने कि गवर्नमेंट इसको जो है खेलो भारत निधि भी बोला जा रहा है। काम क्या है इसका कि इंडिया को जो है टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनाना है बाय 2047 तक। ठीक है, 2047 तक जो है इंडिया को टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनाना है, ये गवर्नमेंट का प्लान है। इसके अंतर्गत जो है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लाया गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत टोटल 5 पिलर है, और ये 5 पिलर जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बस इस न्यूज में यही है। इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। अब क्या न्यूज है कि जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, जिसका अगर दूसरा नाम इन्होंने बोला गवर्नमेंट ने खेलो भारत निधि। ये जो है पुराना जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी था 2001 का, उसको रिप्लेस कर रहा है। कुछ मेजर 5 पिलर इसके अंतर्गत है, हम उसको एक कवर करेंगे। बट हम उससे पहले ये समझते हैं कि क्या जो है प्लान है इसका, क्या जो है इसका एम है इस पॉलिसी का। इस पॉलिसी का एम है कि जो ग्रास रूट लेवल पे है, ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या, जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, वहां से जो है बच्चों को ट्रेन किया जाएगा ओलंपिक्स तक। जो ओलंपिक इंडिया होस्ट करने वाली है 2036 में, जो ओलंपिक होने वाली है, वहां तक जो है स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। ये गवर्नमेंट का पूरा प्लान है। अब टोटल 5 पिलर की मैं बात कर रहा हूं, तो कौन कौन से 5 पिलर है उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो आपको पहला पिलर मिलेगा एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज में एक्सीलेंस इंडिया बात कर रही है पहले पिलर के अंतर्गत। दूसरा पिलर मिलेगा स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा पिलर मिलेगा स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। चौथा प्लेयर मिलेगा स्पोर्ट एज अ पीपल मूवमेंट, और पांचवा प्लेयर मिलेगा इंडिकेट विद एजुकेशन। ये जो 5 मैं पिलर बता रहा हूं, ये 5 पिलर आपको एकदम एग्जैक्ट याद रख लेना है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कौन सा इसमें से पिलर नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसके बारे में बात करें, इसके साथ आपको क्या पूछा जा सकता है, इसके साथ जो है आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मेन चीज है, जो 5 पिलर है ये पूछा जाएगा। इसके साथ जो है पूछा जा सकता है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 है, इसका दूसरा नाम क्या है, खेलो भारत निधि। ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा डिटेल में चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि क्या है ये एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, इसके अंतर्गत क्या क्या डिटेल दिया गया, हम इसको कवर करते हैं। पहले तो बताया जा रहा है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा फ्रॉम ग्रास रूट टू इलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल से, स्कूल के जो बच्चे रहते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही से जो है बच्चे को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके टैलेंट को, और इलाइट लेवल मतलब नेशनल इंटरनेशनल तक लेके जाने का काम करने वाला है अंडर दिस पिलर 1। उसके साथ ही जो ट्रेनिंग है कोच को, एथलीट को, वो दी जाएंगी इस पिलर के अंतर्गत ही। और उसके साथ ही जो यूज ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को जो साइंस एंड टेक है, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, ये सबको जो है और ज्यादा यूज किया जाएगा। आपको पता होगा कि एआई आ चुका है, तो एआई के बेसिस पे जो है जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो कितना और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, या क्या क्या चीज़ें हैं जो इंप्रूव कर सकता है, वो चीज़ पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो है स्पोर्ट्स में जो है अब साइंस एंड टेक भी यूज़ किया जाएगा। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर बताया जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है या तो इवेंट होस्टिंग है उसको बूस्ट किया जाएगा, और जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स, उसको जो है सपोर्ट किया जाएगा अंडर पिलर 2। पिलर 3 के बारे में बात करें तो इसमें सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन, ट्राइबल ग्रुप, ईडब्ल्यूएस, उसके साथ जो पर्सन में डिसेबिलिटी है, ये सबको जो है सपोर्ट किया जाएगा स्पोर्ट्स में, और इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा अंडर दिस पिलर 3। तो पिलर 3 के अंतर्गत जो सोशल डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करता है। पीपल 4, जो पिलर 4 है उसके अंतर्गत जो पीपल मूवमेंट है उसके बारे में बात करता है। तो इसके अंदर जो मास पार्टिसिपेशन है और फिटनेस कैंपेन जो है चलाया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो फिटनेस इंडेक्सेस भी दिए जाएंगे फॉर स्कूल और कॉलेजेस को। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल और कॉलेजेस को डिफरेंट फिटनेस इंडेक्स के तौर पे रैंक किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनका, ठीक है, कितना जो है वो फिजिकली एक्टिव है, वो सारी चीजें देख के जो है उनका एक फिजिकल इंडेक्स भी निकाला जाएगा, जितने भी कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं सबका। ठीक है, और उसके साथ ही जो है यूनिवर्सल एक्सेस भी रहेगा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का। तो ये जो है सारी चीजें जो है पिलर 4 के अंदर आती है। पिलर 5 के अंतर्गत बात करें, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत जो स्पोर्ट्स है वो भी एक मेजर पार्ट है, तो उसके साथ ये अलाइंड है, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। और इसके साथ बात करके ट्रेनिंग की जाएंगी जो पीटी टीचर्स होते हैं उनकी, और अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो स्पोर्ट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाएंगी। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो
यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, और इसका अगर दूसरा नाम देखें तो खेलो भारत निधि, और ये रिप्लेस करेगा जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का है। तो ये पॉलिसी बहुत पुराना चल रहा था, तो अब इसको रिप्लेस करके टोटल 5 पिलर लाया गया है बाय द गवर्नमेंट, और ये 5 पिलर के नाम आपको एग्जैक्ट याद रख लेना है। क्या काम रहने वाला है कि जो इंडिया होस्ट करने वाली है ओलंपिक 2036 में, उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, और ग्रास रूट लेवल मतलब स्कूल से जो है उठाया जाएगा, और स्कूल के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट उठाया जाएगा, और उनको इतना प्रिपेयर किया जाएगा कि वो ओलंपिक खेलने जा सके इंडिया का। ठीक है, इंडिया में जो होस्ट हो रहा है वो ओलंपिक खेलने जा सकते हैं। अभी इतना सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, इतना सारा कुछ बवाल क्यों किया जा रहा है, उसको हम देखते हैं। इंडिया का प्लान है कि इंडिया जो है टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बन पाए 2047 तक। अब 2047 स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहीं पे जो है अमृत काल होने वाला है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था 1947 में, और अगर बात करें 2047 में जो है टोटल 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए देखा होगा आपने जो प्लान्स होते हैं हमारे इंडिया के, वो 2047 तक बहुत सारे प्लान्स है। उसमें से एक ये भी प्लान है कि इंडिया जो है टॉप 5 नेशन बनना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए की जा रही है, ये जो पॉलिसी लाएगी इसलिए लाएगी कि इंडिया जो है टॉप 5 नेशन बन पाए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि यूनियन कैबिनेट की तरफ से आ रहा है। यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव कर दिया है 2 लाख करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम टू जनरेट 3.5 करोड़ जॉब्स। तो इसके बारे में पढ़े तो ये 2 लाख करोड़ जो है, ये एग्जैक्ट 2 लाख करोड़ के बारे में जो है यूनियन बजट 2024-25 में बनाया गया था। हम इसको डिटेल में थोड़ा कुछ कवर करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है सारे, तो ये आएगा आपको कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो कि अभी यूनियन बजट में जो इसके बारे में बताया गया था। टोटल आउटले इसके साथ टोटल 5 स्कीम्स थे। थोड़ा मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर बात करें कि जो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है, ये गवर्नमेंट का 2 साल का प्लान है। जो ELI स्कीम है, ये गवर्नमेंट का टोटल 2 साल का प्लान है, जिसके अंदर का जो जॉब क्रिएशन है वो की जाएंगी। ये यूनियन बजट में बोला गया था। ठीक है, जॉब क्रिएशन, क्रिएट जॉब, तो जॉब क्रिएशन जो है की जाएंगी। गवर्नमेंट का ये टोटल प्लान था, टोटल 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम जो है टोटल जो 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने टोटल 5 स्कीम्स थे। 5 स्कीम्स कौन कौन सी, एक तो आपको मिलेगा ELI स्कीम, उसके साथ मिलेगा डिजिटल मिशन, जो डिजिटल मिशन है वो, उसके बाद जो स्किल इंडिया है वो, तो ये ऐसे करके जो है 5 जो है मिशन है। उसके बाद RDI स्कीम भी है। टोटल ऐसे 5 स्कीम्स है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए देने की बात की थी। तो वो जो 2 लाख करोड़ रुपए है, वो जो 2 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से जो 99446 करोड़ रुपए जो है ELI स्कीम के लिए दिया जा रहा है। अभी ELI स्कीम क्या करेगा, ये ELI स्कीम जो है 2 साल के लिए जो है जॉब क्रिएशन करने का काम करेगा। कब से कब तक, अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 2027 तक जो है 2 साल के लिए जो है जॉब क्रिएशन करने का काम करेगा। टोटल देख सकते हो ये 99446 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। टोटल बोला जा रहा है कि 3.5 करोड़ जो है जॉब नए अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। ये पूरा का पूरा प्लान है गवर्नमेंट का। अब ये जो ELI स्कीम है, ये 2 साल के लिए जॉब देगा, लेकिन इसको भी जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। 2 पार्ट में कैसा, पहला पार्ट मिलेगा जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रहेगा उसके लिए कुछ इंसेंटिव दी गई है, और जो सेकंड पार्ट जो मिलेगा आपको, जो एम्प्लॉयर रहते हैं उनको जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी जॉब करते हैं तो सैलरी के साथ आपका एक चीज़ कटता है, वो रहता है PF। ठीक है, वो रहता है आपका PF, और PF जो है वो मैंडेटरी रहता है। ठीक है, PF जो है वो मैंडेटरी रहता है। और PF के अंदर क्या रहता है कि आपकी जो सैलरी है, आपने अगर जॉब कर रहे होंगे तो आपका जो सैलरी है वहाँ से 12% जो है कटता है, और बाकी जो है जो एम्प्लॉयर रहता है या जो कंपनी रहती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाकी जो 12% है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर जब आपकी सैलरी से 12% कट रहा होगा, उसके बाद आपको जो है इंसेंटिव दी जाएंगी बाय द गवर्नमेंट। टोटल 1 साल के लिए दी जाएंगी। हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके साथ ही जो PF कट रहा है उसके अगेंस्ट में जो कंपनी को 12% देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है इंसेंटिव देने का काम करेंगी। उसके साथ जो है जॉब जितने क्रिएट किए जाएंगे उस हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो कंपनीज है वो मोटिवेट होंगी कि हम नए जॉब क्रिएट करें, और इससे जो यूथ है उसको भी फायदा मिलेगा क्योंकि उनको जॉब मिलने का काम होगा। ठीक है, तो यही प्लान है कि यूथ को जॉब मिले। 2 साल का टोटल गवर्नमेंट का प्लान है। अब मैंने आपको बता दिया पार्ट A जो है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए है, और पार्ट B जो है एम्प्लॉयर के लिए है। तो पार्ट A के अंतर्गत जिसकी भी सैलरी 1 लाख से कम होंगी उनके लिए यही एप्लीकेबल। ठीक है, जिसकी भी सैलरी 1 लाख से कम होगी उनके लिए एप्लीकेबल है। और
इसको भी जो है टोटल 2 पार्ट में बांटा गया है। तो अगर मान लेते हैं कि आप एक पर्सन है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक पर्सन है, ठीक है, आपकी एक नई नई जॉब लगी है। तो नई नई जॉब लगी है तो आपका सैलरी प्लस जो है पीएफ का पैसा कटेगा 12% करके, ठीक है। तो आपकी जब नई नई जॉब लगेगी तो उस केस में 1 साल तक जो है गवर्नमेंट बोल रही है हम जो है 15,000 रुपये तक जो है इंसेंटिव देने का काम करेंगे अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वेज के तौर पे, ठीक है। और ये 15,000 रुपये तक जो दिए जाएंगे इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। अगर आपने 6 महीने काम कर लिया, 6 महीने का सर्विस काम कर लिया, तो उस केस में जो है आपको पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा अप टू 15,000 बोला है। इसका मतलब ये नहीं 15,000 ही पूरा दे देंगे, अप टू 15,000 दिया जाएगा। और उसमें से जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आप 6 महीने की सर्विस करोगे उसके बाद मिलेगा, और दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट वो 12 महीने की सर्विस करोगे उसके बाद मिलेगा, मतलब 1 साल की जब सर्विस करोगे उसके बाद मिलेगा। उसके साथ जो फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स भी दी जाएंगी बाय दी गवर्नमेंट। इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो नए नए जो एम्प्लॉय जो आते हैं उनकी सैलरी कम होती है ना स्टार्टिंग में, और उसके साथ जो है एडिशनल कुछ अगर पैसे मिल गए तो वो पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं इन फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट के तौर पे। तो ये करने के लिए जो है गवर्नमेंट का टोटल प्लान है। बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि 1.92 करोड़ रुपए जो है नए एम्प्लॉय को जो है ये बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। इसका मतलब जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है उनके लिए। तो उनके लिए बोला गया है कि अगर आप नया जॉब क्रिएट करोगे और 1 लाख रुपए तक अगर सैलरी दे रहे होंगे तो उसके बेस पे भी कुछ इंसेंटिव दी जाएंगी जो जॉब प्रोवाइडर रहेंगे उनको। किस तरह के इंसेंटिव? 1,000 रुपये करके पर मंथ करके दिए जाएंगे अगर वेजेस जो ईपीएफ वेजेस है वो 10,000 या 10,000 से कम हो तो। उसके बाद 2,000 करके दिए जाएंगे पर मंथ अगर वेजेस 10,000 से लेकर 20,000 तक हो तो। और उसके बाद अगर बात करें तीसरा 3,000 रुपये पर मंथ करके दिए जाएंगे अगर 20,000 से ज़्यादा हो तो, ठीक है। तो ये टोटल जो है गवर्नमेंट का प्लान है कि जो भी जॉब प्रोवाइडर है उनको भी मोटिवेट किया जाए कि आप भी जॉब क्रिएट करो, और उसके साथ जो है आपका सिर्फ पैसा नहीं कट रहा, उसके साथ आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जॉब क्रिएट करो तो एक एम्प्लॉय लेके आया गया तब भी ऐसे इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया। क्या क्राइटेरिया रखा गया कि अगर बात करें कि जो कंपनी है उनको जो है कम से कम 2 एम्प्लॉय तो हायर करने ही पड़ेंगे अगर स्टाफ 50 से कम है तो, ठीक है। अगर स्टाफ 50 से कम है तो जब नए 2 एम्प्लॉय हायर करोगे तभी जो है आपको ये इंसेंटिव मिलने वाला है जो गवर्नमेंट का है। अगर बात करें कि 50 से अगर ज़्यादा हो गया और 50 के बराबर का स्टाफ है तो 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय जब हायर करोगे उसके बाद ही जो है ये सारे इंसेंटिव एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है टोटल। और ये जो 2 है या जो 5 है ये जब जॉब में भर्ती होंगे उसके बाद जो है कंपनी को इस तरह से इंसेंटिव मिलेगा उनके बेसिस पे ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने साल तक जो है ये प्लान चलने वाला है। तो मैंने आपको बोला ये 2 साल के लिए प्लान चलेगा, मतलब अगस्त से लेके जो जुलाई है, ठीक है। तो वहाँ तक जो है प्लान पूरा टोटल चलने वाला है। थोड़ा 2 साल का प्लान है, लेकिन जुलाई है ना, 1 मिनट में देख लूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी फिलहाल। तो जुलाई था ना, हाँ जुलाई 31, तो जुलाई 31 2027 तक रहने वाला है। तो ये टोटल 2 साल का प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स के लिए। लेकिन कुछ सेक्टर्स है ऐसे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस करते हुए बनाया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसको 3 साल या 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक 2 साल के लिए तो रहेगा ही रहेगा। अगर बात करें कि जॉब मस्ट बी कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, तो जब 6 महीने तक जॉब कंटिन्यू किया जाएगा तब जाके जो है ये सारे जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही 1 महीने में ज्वाइन हुआ पर्सन और तभी कंपनी को जो है पैसा देना चालू हो गया। 6 महीने तक काम करेगा उसके बाद जो है ऐसे करके पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का टोटल पूरा प्लान है। और इसके अंतर्गत जो पैसे हैं, पहली चीज़ जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रहेगा उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे उनको बैंक में भेजा जाएगा। और दूसरा जो एम्प्लॉयर है उनको डायरेक्ट ट्रांसफर होगा पैन लिंक जो बैंक अकाउंट रहेगा उसमें, ठीक है। ये भी डीबीटी रहने वाला है, लेकिन जो पैन लिंक बैंक अकाउंट रहेगा उनका उसमें जो है भेजा जाएगा पैसा। तो ये मोड ऑफ पेमेंट भी आपको याद रखना है कैसे जो है पैसे भेजे जाएंगे बाय दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है लॉन्चेस के ऊपर। तो लॉन्चेस के ऊपर मिलेगा आपको जो केवीबी बैंक है, मतलब कायूर वैश्य बैंक। तो ये जो है तमिलनाडु बेस्ड है और इसके साथ जो कृष्णा जनरल इंश्योरेंस है ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं और एक कृष्णा किसान साथी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये साथी जो है एक तरह का डुअल बेनिफिट इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंतर्गत जो फार्मर्स हैं उनको जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसके साथ जो है इकोनॉमिक सेल्फ रिलेवेंस देने का काम करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जैसे कि अगर मान लेते हैं कि क्रॉप का भी लॉस हो गया तो उस केस में जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसके साथ जो है इकोनॉमिक सेल्फ
लेंस दिया जाएगा, ठीक है, पैसे भी कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लोन। अगर बात करें केवीबी बैंक के बारे में, तो ये जो है इनका काम रहने वाला है कि रूरल और सेमी जो इनका अर्बन ब्रांचेस हैं वहाँ पे जो है काम करेंगे। और क्लेम प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो वो जो है करिश्मा है इंश्योरेंस उनका काम रहने वाला है। और ये जो है सैटेलाइट यूज़ करेंगे, सैटेलाइट इमेजिंग और रियल टाइम डेटा एनालिस्ट जो है उसका यूज़ किया जाएगा और उसके बेस पे जो है फास्टर क्लेम हो पाएगा, ऐसा कुछ कहना है, ठीक है। तो केवीएम बैंक का काम रहने वाला है कि ये इनका बैंक का जो ब्रांच है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में वो यूज़ करेंगे। और सैटेलाइट इमेज जो है जो करिश्मा इंश्योरेंस है वो यूज़ करेंगी और उसके बेस पे जो है सैटेलाइट इमेज और रियल टाइम डेटा एनालिसिस के हिसाब से क्लेम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो पाए, ये पूरा प्लान रहेगा। अब सैटेलाइट इमेज क्यों यूज़ किया जाएगा उसको भी हम ध्यान देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई फार्मर है, ये फार्मर है, फार्मर ने बोला कि मेरा इस जगह पे जो है क्रॉप डैमेज हो गया। अब इस जगह पे क्रॉप डैमेज हो गया, ये कैसे पता लगेगा? सैटेलाइट के थ्रू पता लगाने का काम होगा इस इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। तो वो डैमेज के अंदर के जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं वो दिया जाएगा ये सैटेलाइट इमेजेस चेक करने के बाद। और ये सैटेलाइट इमेज चेक करने के बाद इंस्टेंटली जो है फास्टर क्लेम हो पाएगा। ये टोटल जो है प्लान है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको लिख के दे दी है, आप यहाँ से पूरा का पूरा चीज़ें कवर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अपने आप को नीचे कर देता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट इन न्यूज़। तो इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है। अभी ग्रीन डेटा सेंटर है क्या वो समझते हैं और इसको बनाया कहाँ जा रहा है उसको समझते हैं। इसको जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसके बारे में योगी आदित्यनाथ जो सीएम ऑफ यूपी है इन्होंने बताया गया था, ठीक है। तो अब ये ग्रीन डेटा सेंटर है क्या उससे पहले इसको समझने से पहले हमें डेटा सेंटर समझना पड़ेगा। डेटा सेंटर होता क्या है? डेटा सेंटर के अंतर्गत आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका सोशल इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का जो डेटा है या जो भी चीज़ें हैं वो एक सर्वर में जाता है, ठीक है। और वो सर्वर स्टोर होता है डेटा सेंटर में, ठीक है। वो स्टोर होता है डेटा सेंटर में। और बोला जा रहा है ये जो डेटा सेंटर रहने वाला है, जो गाजियाबाद में जो डेटा सेंटर बनने वाला है इंडिया का पहला, इसमें ग्रीन रहने वाला है, ग्रीन डेटा सेंटर रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाएंगी वो सोलर रहेगा, ठीक है। इवन इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी इधर डेटा सेंटर में जो भी चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें रहेंगी। मोस्टली इनका काम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बेस में, जहाँ पे सोलर यूज़ किया जाएगा या विंड पावर यूज़ किया जाएगा, रिन्यूएबल पावर एनर्जी यूज़ किया जाएगा। और इसका इसलिए जो है इसको इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर बोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखना है, सहीबाबाद जो गाजियाबाद में है यहाँ पे खोला जाएगा। ये प्रोजेक्ट का नाम आपको ये प्रोजेक्ट जो है आपको मिलेगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फिर जो ESDS सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड है, ये दोनों मिलके जो है ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इनका ही ये नाम रहने वाला है। टोटल जो है 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाली है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे बन रहा है? गाजियाबाद में बन रहा है। टोटल कितने इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए जो है टोटल इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड वर्सेस न्यू के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट का नाम है, आप देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका नाम चेंज करके जो है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया। कारण क्या है कि जो सावित्री बाई फुले है इनका भी 19th एनिवर्सरी था, तो इनको ऑनर करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। तो एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम चेंज किया गया ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किसने अनाउंस किया गया ये इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी लीगल बेसिस भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे आपको दोनों को दोनों ले दिया, ओल्ड नेम वर्सेस न्यू नेम। एग्जाम के लिए कम पढ़ो और मैक्सिमम रिविजन करो, ठीक है। और इतना ज़्यादा पढ़ना है डीप में, लेकिन बैंकिंग हो, आरबीआई के न्यूज़ हो, उसको डीप में पढ़ना है। बाकी चीज़ आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ते हुए चलोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ही पता है कि बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग से क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है और बाकी जगह पे आपको थोड़ा मतलब अपॉइंटमेंट ये सबसे जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप ऊपर से पढ़ते हो तब भी चल जाता है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 नंबर 2 नंबर आते हैं। तो जहाँ पे 1-2 नंबर है वहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत मारो, जहाँ पे आपके पास 10 से 15 नंबर हाथ में है वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइसेंस के ऊपर पढ़ते हैं। तो जो मशरिक है इसको जो है अलाउ कर दिया गया है, अपना जो है ब्रांच सेटअप कर सकते हैं IFC बैंकिंग यूनिट के तौर पे गिफ्ट सिटी गांधीनगर पे। गिफ्ट सिटी गांधीनगर क्या है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो बैठे हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है बैंकिंग यूनिट खोलते हैं, जैसे कि SBI का बैंकिंग यूनिट अलग है, HDFC का अलग है। वैसे ये जो UAE की बैंक है, फर्स्ट UAE बैंक है जिन्होंने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना ब्रांच खोला है, ठीक है। IFC बैंकिंग यूनिट खोला गया है। अभी जो गिफ्ट सिटी है इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का रहता है और इन्होंने अलाउ कर दिया है सेटअप करने के लिए। अभी के टाइम पे इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या हुआ?
ये है एक तरह से प्री बोर्ड बिफोर बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको पहले चेक किया जाएगा कि कैसे जो है ये काम कर पाते हैं कि नहीं, और अच्छा अगर काम करेंगे तो 1 साल या 6 महीने में आपको इनका फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगा, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी टेम्परेरी टाइम के लिए इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, बाद में इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, फाइनल अप्रूवल बाद में होगी। ठीक है, अभी के टाइम की इनका थोड़ा प्री बोर्ड चल रहा है समझो। ये क्या क्या ऑफर करने वाले हैं, ये करेंसी, फॉरेन करेंसी लोन, उसके साथ ट्रेड फाइनेंस जो है वो ऑफर करेंगे, उसका रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ जो है देने का काम करने वाले हैं। जो मस्क्वी जो यूएई बेस्ड बैंक है, पहली बैंक है, तो ये जो है ये सारा काम करने वाली है। नेक्स्ट इशू बढ़ते हैं, एक एमयू है जो कि ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और एलआईसी की तरफ से आ रही है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर एक तरह से बैंक का इंश्योरेंस साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक का इंश्योरेंस के अंतर्गत जो एलआईसी, बैंक का इंश्योरेंस मतलब बैंक प्लस इंश्योरेंस। ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, बैंक और इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि बैंक का जो ब्रांच है वो यूज़ किया जाएगा फॉर सेलिंग इंश्योरेंस सेल्स करने के लिए। तो इसमें जो एलआईसी है वो ए स्मॉल फाइनेंस का जो बैंक है वो यूज़ करेंगी और अपना जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेंगी। तो ये टोटल जो है प्लान है अंडर दिस एमयू या पार्टनरशिप के अंतर्गत। ठीक है, क्या करने वाली है, जो ए स्मॉल फाइनेंस का ब्रांच है वो यूज़ करेंगी और एलआईसी अपना जो प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो बेचा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक और एमयू से क्या। ठीक है, नेक्स्ट एक और एमयू कवर करते हैं। तो ये आपको मिलेगा रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, जो कि एक तरह का सब्सिडी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो इन्होंने पार्टनर किया एक यूएस बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ, और ये एक तरह का ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक तरह की कंपनी है जिसका नाम है कोस्टल मैकेनिज्म कंपनी, और दोनों मिलके जो है एक तरह से एमआरओ फैसिलिटी बना रहे हैं। एमआरओ फैसिलिटी मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहूल, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहूल। तो एक तरह का फैसिलिटी रहती है जहाँ पे जो जेट रहता है, जो इंडियन एयरफोर्स का जो जेट होने वाला है उसका जो है मेंटेनेंस रिपेयर ये सब करने का काम करने वाली है। ये फैसिलिटी कहाँ पे बनने वाली है, ये नागपुर में बनेगी, ये चीज़ ध्यान देना। और ये इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट एमआरओ फैसिलिटी रहने वाला है। ये इंडिया और यूएसए की जो फर्म है, ये दोनों पार्टनर करके, रिलायंस डिफेंस और यूएसए की जो फर्म है, दोनों प्राइवेट फर्म्स हैं, तो दोनों पार्टनर करके जो मेंटेनेंस देने का काम करेंगे जो एयरक्राफ्ट है इंडिया के वो। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगा मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर में जो है इसको बनाया जाएगा। छोटा मैं इसको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा आप सही से कन्फ्यूज हो गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, 2 तरह के प्राइवेट कंपनीज है, एक है रिलायंस, ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको कोस्टल मैकेनिक्स जो कि यूएस बेस्ड है। दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक एमआरओ फैसिलिटी खोल रहे हैं। ये एमआरओ फैसिलिटी क्या रहने वाला है, ये एमआरओ फैसिलिटी खोला जाएगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए खोला जाएगा, जो कि मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है उसको, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ले सकते हो, कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है इसको जो है एक साइड से रिपेयर या मेंटेनेंस फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, और ये इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट एमआरओ फैसिलिटी है जो कि नागपुर में खोला जाएगा। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया। छोटा सा न्यूज़ है, इतना कुछ हैवी नहीं है बताने लायक। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट पहले बढ़े तो केशवन रामचंद्र जो कि अभी टाइम में प्रिंसिपल CGM है रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट आरबीआई के, इनको अभी के टाइम पे ईडी बनाया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया आरबीआई के। क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो है इसको हेड करने वाला है, जिसके अंतर्गत जो भी फ्रेमवर्क है इंडियन बैंक का उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो इनका जो डिपार्टमेंट है ये याद रखना, उसके साथ इनका नाम याद रखना रामचंद्रन जी, और ये कहाँ पे पहले काम कर रहे थे ये भी चीज़ ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में आपको कभी कभी यही पूछा जाता है कि कहाँ पे ये पहले काम कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। वैसे काम तो बहुत जगह पर कर रहे थे बट इंपॉर्टेंट जो है ये है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, सारे पढ़ के मतलब नहीं बनता, बाद में फिर भूल ही जाओगे। बेटर ये है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको मल्टीपल रिविजन करो। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है सुनील कदम के बारे में बात करें तो ये जो है सेबी के अभी के टाइम पे चीफ जनरल मैनेजर है, ये ऑफ सेबी होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये सेबी के अभी के टाइम पे चीफ जनरल मैनेजर है। इनको भी अभी ईडी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये सेबी, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ठीक है चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया सेबी के चीफ जनरल मैनेजर थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सुदर्शु मित्तल अभी के टाइम पे एक्स MP है बीजेपी के, इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके साथ आपको एक और नाम याद रखना है,
उपकर सिंह जो कि अभी टाइम पे ज्वाइंट सेक्रेटरी है पंजाब खो खो फेडरेशन के, तो इनको जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई का काम क्या होता है पूरे क्रिकेट को चलाने का, कि क्रिकेट कहाँ पे होना है, सिलेक्शन में भी इनका बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो वैसे ये KKFI है जो कि खो खो को पूरा का पूरा निगरानी रखती है, खो खो फेडरेशन का पूरा का पूरा निगरानी रखती है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है जो कि पिराग जैन है, जो कि अभी के टाइम पे न्यू रॉ के चीफ बनाए गए हैं, और रवि सिन्हा को जो है रिप्लेस किया क्योंकि ये रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया था इनका, ठीक है। और पराग जैन के बारे में बात करें, टोटल इनका 2 साल का टर्नओवर होने वाला है। इनका अपॉइंटमेंट जो है ACC ने किया है, मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया गया है, जो कि मेजरली सारे के बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स रहते हैं चेयरमैन के, ये यही करती है, ठीक है। तो रॉ के बारे में पता ही होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक तरह से हमारे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया PDF में, तो आप यहाँ से भी वो चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट न्यूज़ पढ़ते हैं और लास्ट अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। तो जो भानु प्रताप शर्मा है अभी के टाइम पे ये पार्ट टाइम के तौर पे काम कर रहे थे, और इनका एक्सटेंशन किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के तौर पे, FSIB के तौर पे इनको चेयरमैन बनाया गया। इसका काम क्या होता है, ये जितने भी PSB में आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट्स के जो रिकमेंडेशन होती है, यही ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो यहाँ का इनको चेयरमैन का जो टर्नओवर है वो एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो इनके एक्सटेंशन 1 साल की हुई है। इसके साथ ही 4 पार्ट टाइम मेंबर्स भी सेलेक्ट किए गए हैं। अब इनके नाम भी यहाँ से एक एक करके कवर कर सकते हो। भानु प्रताप सिंह तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, भानु प्रताप शर्मा। दूसरा आपको मिलेगा अनिमेश चौहान, जो कि अभी टाइम पे ओरियन बैंक ऑफ कॉमर्स के हैं, इनको भी अपॉइंट किया गया है। दीपक सिंघाल को अपॉइंट किया गया है, जो कि अभी टाइम पे RBI के जो है एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उसका XMD जो है इनको भी अपॉइंट किया गया है। सिलेंडर जी को, उसका उषा सेगवान, बाकी यहाँ पे हम नाम जो भी है सुजीश बनर्जी, तो ये सारे जो नाम है आपको याद रखना है, सुजय बनर्जी। तो ये सारे जितने भी नाम है मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। एग्जाम के लिए लेसन पॉइंट में आते हैं सारे नाम, इंपॉर्टेंट जो है ऊपर ही आता है, बस इसको एक बार आग घुमा के देख लेना, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज के दिन का, और यही से जो है हमारा वीडियो एंड होता है। इस PDF के बारे में बात करिए, ये PDF आपको हमारे बैंकिंग साथ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। और जिसको भी करंट अफेयर्स पढ़ने में डिफिकल्टी होती है आपके फ्रेंड्स को, उनको डेफिनेटली यार बताना, माइंड मैपिंग फॉर्म में भी करंट अफेयर्स कोई ना कोई पढ़ा रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हम हर साल जो है 30 से 35 क्वेश्चन हमारे PDF से डायरेक्टली आ जाते हैं, और हमारे इधर ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा जो है मेंबर टेलीग्राम में हो चुके हैं, और पेड मेंबर्स भी हमारे पास 150 के आसपास हो चुके हैं। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भरोसा है स्टूडेंट्स का। और पिछले साल के बारे में बात करें तो पिछली बार हमने 150 सेलेक्शंस भी करवाए थे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कल मिलते हैं। अभी के लिए बाय।